नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया। चुनाव लड़ने की बात में कोई दम नहीं है, यही बात नीतीश कुमार ने कही है। यह सब बेकार की बात है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के लिए काम करना है। सीएम नीतीश ने तेजस्वी की ओर इशारा किया। तो सियासत की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यही हमको भी आश्चर्य होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ऐसे ही हम भी देख करके ये सब बेकार बात है। हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सीधे सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी। इसके लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने लिए हम जरा भी नहीं। हरियाणा जाने से 25 तारीख हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। समझ गए ना? एक बात हम हाथ जोड़ करके बता देते हैं कि भाई कौन क्या बोलता है, वो तो अपना लोकल आदमी भी कुछ बोलता है। और पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज फोन लाइन पर है। आनंद, इशारा बहुत कुछ कर दिया, इन लोगों को बढ़ाना है। दाईं तरफ मुड़ते हैं तेजस्वी, खिलखिलाते हैं और कहते हैं कि पूरा ध्यान दो बातों पर, एक तो विपक्ष को कैसे बड़ा आकार दें और दूसरा इन लोगों को बढ़ाना है, यानी कि तेजस्वी। तो नीतीश कुमार ने बिल्कुल मन बना लिया है कि अब जो उनका नेक्स्ट चैप्टर है, जो पॉलिटिकल चैप्टर है, वो यही है कि सत्ता सौंपेंगे और विपक्ष को एकजुट करेंगे और इस मिशन पर निकल जाएंगे। देखिए विवेक, निश्चित तौर पे और नीतीश कुमार का दो बड़ा बयान कई बड़े राजनीतिक इशारे करता है, खासकर फूलपुर को लेकर जो लगातार कयास चल रहे थे और लगातार इस खबर मीडिया में छाए हुए थे। उन्होंने एक सिरे से इसे खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब उनसे सवाल पूछा गया इसी को लेकर, फूलपुर को लेकर, तो जो उन्होंने उंगली से इशारा किया, जो हमारे दर्शक भी देख सकते हैं, जो अपने पीछे, जो उनके पीछे तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके चेहरे पे काफी मुस्कुराहट थी, और ठीक उनके तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि अब इन्हें बढ़ाना है, इन लोगों को आगे बढ़ाना है। इसका मकसद साफ है, मतलब साफ है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा सियासी इशारा किया है। उससे भी महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार के बातों को अगर आप देखें कि अब मेरी रुचि एक ही है कि देश में तमाम जो विरोधी पार्टियां, उन्हें एकजुट करना। 2024 में उनका साफ साफ इशारा था कि भाजपा को हराना है। तो नीतीश कुमार अब एक बड़ी तैयारी कर चुके हैं और नीतीश कुमार की पूरी रणनीति है कि अब वो देश में तमाम उन पार्टी के नेताओं को इकट्ठा करे जो 2024 में बीजेपी को टक्कर दे सके। और बिहार, शायद जो उन्होंने इशारा किया अपने पीछे तेजस्वी यादव को के तरफ कि अब इन लोगों को आगे बढ़ाना है, तो मकसद साफ है, मतलब साफ है। इसका बहुत बड़ा इशारा है जो हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं, विवेक आप भी समझ रहे हैं। यही नहीं, जब राजस्व विभाग के कर्मचारियों को जब जो उन लोगों का नौकरी का जो पत्र सौंपा जा रहा था, उस वक्त भी उन्होंने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हमें काफी आगे बढ़ाना है रोजगार को लेकर। जब उन्होंने बात की तो उसके बाद जब नीतीश कुमार बोलने के लिए उठे, उस वक्त भी उन्होंने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की, उनके काम की तारीफ की, उनके रोजगार की जो बात तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं उन कामों की तारीफ की। तो बड़ा इशारा है, खासकर तब जब नीतीश कुमार अब देश की राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं। और 25 तारीख को उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो चौधरी देवीलाल को लेकर हर साल 25 तारीख को जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं और तेजस्वी यादव दोनों जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा, जब उनसे हमने ये सवाल पूछा तो बोले कि आनंद, तो तेजस्वी की भूमिका एक छात्र की तरह है। नीतीश उन्हें एक एक चैप्टर राजनीति का पढ़ा रहे हैं, बोलने का तरीका, चलने का सलीका और राजनीति में अपनी पैठ कैसे मजबूत की जाए। तो हम ये माने कि ये ट्रेनिंग अभी चल रही है तेजस्वी की भी। बिल्कुल विवेक, आपने चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। यहां बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। सुशील मोदी को स्पीड पोस्ट से चिट्ठी भेजकर धमकी दी गई है। चिट्ठी पश्चिम बंगाल के वर्धमान से आई है, जिस पर भेजने वाले का नाम चंपा सोम लिखा है। चंपा सोम ने खुद को टीएमसी नेता बताया। अंग्रेजी में लिखे गए चिट्ठी में लिखा है कि मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि मैं तृणमूल कांग्रेस का नेता हूं। ममता बनर्जी भारत की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जिंदाबाद। मैं आपकी हत्या कर दूंगा। सुशील मोदी ने यह पत्र पटना के एसएसपी को भेज दी है। कि भारत पत्र मिला है बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले से, और जिसमें मेरी हत्या करने की धमकी दी गई है। और जिस पत्र में ये कहा गया है
कि मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि मैं टीएमसी का नेता हूं। ममता बनर्जी देश की अगली प्रधानमंत्री बनेगी। आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पालतू और नीतीश कुमार ममता बनर्जी जिंदाबाद, आपकी हत्या कर दी जाएगी। और पत्र लिखने वाले ने अपना नाम बाकायदा चंपा सोम ब्रैकेट में सोमा और अपना मोबाइल नंबर भी दिया है 750162200019। और ये पत्र मेरा जो निजी आवास है उस पते पर ये पत्र प्राप्त हुआ है। और ये पत्र की ये प्रति है जो धमकी भरा पत्र मुझे मिला है। और आज इस पत्र को मैंने पटना की सीनियर एसपी को व्हाट्सएप कर दिया। उनसे फ़ोन पर भी बातचीत हुई है और मैंने कहा कि इस पूरे मामले की और तहकीकात की जाए। और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र, अभी तक तहकीकात कहां तक पहुंची? एसएसपी को चिट्ठी भेज दी गई है, दे दी गई है, जांच की दिशा बताइए। बिल्कुल, देखिए पटना के सीनियर एसपी को सुशील कुमार मोदी ने व्हाट्सएप कर दिया है चिट्ठी और जांच की बात भी कही है। और एसएसपी की तरफ से भी कहा गया है कि इस पूरे मामले को वो गंभीरता से देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी को पत्र भेजा गया, धमकी भरा पत्र, एक और बिहार में अमित शाह का दौरा होने वाला है सीमांचल इलाके में, और सीमांचल बंगाल से सटा है और बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का नेता बता करके उन्हें धमकी दी जाती है। और जो पत्र भेजा गया है उसमें बंगाल का पूरा पता लिखा हुआ है। पत्र भेजने वाला कौन है, कहाँ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उस पत्र में यह भी लिखा हुआ है कि 31 तारीख के तक वो सुशील कुमार मोदी की हत्या कर देगा। ये उसने धमकी भरा पत्र दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले भी सुशील कुमार मोदी पर जानलेवा हमला हुआ था हाजीपुर में। और ये अब एक नया मामला सामने आया है कि उन्हें पत्र भेजकर धमकी दिया जा रहा है। और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि देश की अगली प्रधानमंत्री ममता बनर्जी होंगी। तृणमूल पार्टी टीएमसी की नेता है ममता बनर्जी और वही प्रधानमंत्री होंगी। तो कुल मिलाकर के देखिए इस पूरे मामले को अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। और जो मोबाइल नंबर और पता है, क्या वो सही है या गलत पता से किसी ने पत्र भेज करके परेशान किया है, आखिर हकीकत क्या है, इस पूरे मामले पर पुलिस की जांच में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो सुशील मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है और जो अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी गई है उस चिट्ठी में जिसने भी ये पत्र लिखा उसने खुद को टीएमसी का लीडर बनाया है, टीएमसी से जुड़े होने की बात कही है और चिट्ठी भेजकर बाकायदा धमकी दी गई है। स्पीड पोस्ट से ये पत्र भेजा गया। हालांकि सुशील कुमार मोदी ने पटना एसएसपी को ये चिट्ठी दी है कि भाई आप देखिए, इसकी जांच कीजिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्र भेजने वाले का नाम चंपा सोम बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हालांकि पत्र में क्या लिखा है हम आपको हिंदी में पढ़कर सुनाते हैं। उसमें लिखा है कि मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि मैं तृणमूल कांग्रेस का नेता हूं। ममता बनर्जी भारत की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जिंदाबाद। मैं आपकी हत्या कर दूंगा। सुशील मोदी ने इसी पत्र को पटना के एसएसपी को भेजा है। हालांकि जांच अपनी दिशा में है। पटना एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर कौन है ये पत्र भेजने वाला, उसकी प्रोफाइल क्या है। खुद को अगर टीएमसी का लीडर बता रहा है, टीएमसी से जुड़ा होने को लेकर बता रहा है, तो इसके पीछे क्या सच है। सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम को सजाया संवारा जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज एक एक कर तैयारी पर नजर रख रहे हैं। अमित शाह की रैली को लेकर बीजेपी के नेताओं में गजब का जोश है। ये तैयारी उस रैली की है जो सीमांचल की सियासत को बदल सकती है। कहीं झंडे बन रहे हैं तो कहीं विशाल पंडाल करीब करीब बनकर तैयार है। इंदिरा गांधी स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। खुद बीजेपी के तमाम नेता तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी नेताओं को इस बात की उम्मीद है कि शाह आएंगे तो सीमांचल में बीजेपी और ताकतवर होगी। दरअसल सीमांचल में मुख्यतः 4 जिले हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। और किशनगंज में बीजेपी कमजोर है। अमित शाह के दौरे से इन जिलों में बीजेपी और मजबूत होगी। इसके साथ ही शाह के दौरे का असर आसपास के जिलों पर भी पड़ेगा। बांका, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, झंझारपुर, मधुबनी,
दरभंगा, खगड़िया, मुंगेर जैसे जिलों में बीजेपी और मजबूत होगी। अब तक क्षेत्र की 14 सीटों में 11 सीटें बीजेपी जीतती आई है। बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि अमित शाह के दौरे से सीटों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर दरभंगा में भी कई आतंकवादी घटनाएं घटी है। यहाँ आईएसआई का जाल बिछा हुआ है। सारे विषयों से हम लोगों के साथ भी बैठक उनका होगा और हम लोग भी विषय को रखेंगे। जो बिहार और जो उत्तर बिहार है उसको निश्चित रूप से बचाया जाए। सुरक्षा के महत्व दृष्टि से भी उनकी दृष्टि है। यहाँ पे तो समीक्षा करेंगे कि आखिर यह देश कैसे, ये जो बॉर्डर का इलाका है यह कैसे सुरक्षा हो। सीमांचल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से जो है यहाँ हमारी खेती है, हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उत्साहित है, पार्टी भी चुनाव यहाँ जीतते आई है। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि अमित शाह के दौरे से बीजेपी तो मजबूत होगी ही, सीमांचल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी लगाम लगेगी। गोवंश की तस्करी पर शिकंजा कसेगा, साथ ही क्षेत्र में तेजी से बिगड़ते जनसंख्या अनुपात पर भी बात बनेगी। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ शैलेंद्र और अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। अमित शाह के दौरे के पहले बिहार की सियासत गर्म हो गई है। दौरे के पहले ही विपक्ष में खलबली है और विपक्ष के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। 23 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है। बिहार में सरकार बदलने के बाद पहली बार वे बिहार आ रहे हैं। सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह के दौरे के पहले बिहार की सियासत बेहद गर्म हो गई है। वो फिर से समाज में भाईचारा खत्म करने के लिए वो आ रहे हैं, उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए बिहार के सीमांचल दौरे पर आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आएंगे। क्या अमित शाह जी नौकरी देंगे? क्या केंद्र सरकार ने मनरेगा का जो फंड रोक रखा है उसे जारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। अमित शाह जी सिर्फ भाषण देंगे, तो बिहार को भाषण नहीं चाहिए, बिहार को चाहिए नौकरी। सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर जेडीयू बीजेपी पर आक्रामक है। जेडीयू 27 सितंबर को बीजेपी के खिलाफ मार्च निकालने वाला है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई। बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में 27 तारीख के बाद जो महागठबंधन की तरफ से बड़ी रैली होने वाली है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में, उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। जेडीयू के संगठन और पार्टी कैसे मजबूत हो उसको लेकर भी बैठक की जाएगी। 27 सितंबर के बाद विपक्ष की तरफ से सीमांचल में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में महागठबंधन की संयुक्त रैली होगी। रैली की जरूरत क्यों पड़ी, खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से सुनिए। सद्भाव खराब करने के लिए, सामाजिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करने के लिए लोग लगे हुए, तो इसलिए प्रखंड में, हर प्रखंड में हम महंगाई को मुद्दा बनाएंगे, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे, और इसलिए सांप्रदायिक एकता के पक्ष में पूरे देश की जनता को जागृत करेंगे। 2019 में बीजेपी जेडीयू एलजेपी का गठबंधन था। नतीजा ये रहा कि किशनगंज की सीट को छोड़कर बाकी बची 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया। लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। ऐसे में अमित शाह का सीमांचल दौरा सियासी लिहाज से बेहद अहम है और शाह के दौरे पर सियासत होना भी लाजिमी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, राबड़ी आवास के बाहर हंगामा हो रहा है। संविदा पर बहाल अमीनों का हंगामा। तेजस्वी से मिलने के लिए अमीन पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। और ऐसे में एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे पटना से, जहां राबड़ी आवास के बाहर हंगामे की खबर है। संविदा पर बहाल अमीनों ने हंगामा किया है। तेजस्वी से मुलाकात करना चाहते हैं। नौकरी से हटाने पर इन्होंने हंगामा किया है। 300 अमीनों को नोटिस दी गई है और यह सवाल उनकी डिग्री को लेकर उठाया गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रवि नारायण फोन लाइन पर है। रवि नारायण, क्या खबर है इस वक्त? कितने लोग वहां पर जमा हैं और क्या बातचीत हो पाएगी तेजस्वी से? देखिए, बड़े संख्या में लोग, 100 से ज्यादा जो अमीन हैं, जो अभी तक पिछले 1.5 सालों से अमीन के पद पर काम कर रहे थे, और इन लोगों को एक नोटिस दिया गया है तमाम लोगों को कि आपने
जो सर्टिफिकेट दिया है वो शॉर्ट टर्म जो है सर्टिफिकेट जो है वो दिया जमा किया गया है, जिसके कारण आपको एलिजिबल नहीं है। जो अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे हैं उनका कहना है कि अगर हम इसके लिए अगर योग्यता नहीं थी तो 1.5 साल हम लोगों ने कैसे नौकरी की, सब लोगों को वेतन कैसे मिला। उस समय जो ये नोटिफिकेशन दिया गया था उसके अनुसार इनका कहना है कि हम योग्यता में थे, लेकिन आज जो है हमें हटा दिया गया। और इनका सवाल है कि यहाँ नौकरी देने की बात कही जा रही है, फिर हम लोगों को हटाया क्यों जा रहा है। तमाम लोग राबड़ी आवास के बाहर यहाँ पे सड़क पर बीच रास्ते पर बैठ गए थे, लेकिन काफी जो सुरक्षा कर्मी है समझा बुझाकर तमाम लोगों को किनारे किया है। और इन लोगों की मांग है कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करना चाह रहे हैं और तेजस्वी से मिल करके गुहार लगाना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि हम लोगों को फिर से जो है वो नियुक्त किया जाए और उस पद पे बने रहने दिया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो तेजस्वी से मुलाकात हो पाती है या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल तो हंगामे की खबर जरूर है। पटना के अधिवेशन भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राजस्व कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। 4500 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है और इस मौके पर सीएम नीतीश ने बहाली प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही। आप जरूर से देख लीजिए कि जो सबसे अधिक जो हत्या होती है, जितनी भी हत्याएं बिहार में होती हैं, 60% जमीन के विवाद को लेकर के, भूमि के विवाद को लेकर के होता है। अब इसलिए हम लोग तो शुरू से चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से हो जाए और तेजी से काम हो, किसी तरह का विवाद नहीं हो। बहुत कम लोग थे। पूर्व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर बिहार की जनता को नौकरी के नाम पर ठगने का आरोप लगाया है। राम सूरत राय ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार ठगबंधन की सरकार चल रही है और बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस ढोंग के लिए अपनी गलती स्वीकार करते हुए राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी का सरकार था, उसमें ये चाहते थे कि इनका लीडिंग हो जाएगा, इस कारण से कोई उद्घाटन नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे। और 4325 कर्मचारी की जो बात आपने पूछा है, इसकी नियुक्ति, इसका पोस्टिंग, इसका नियुक्ति पत्र, सारा चीज 2 अगस्त को ही हो गया और तमाम जिले में जिलाधिकारी ने इसका नियुक्ति पत्र भी दिया है और हमारे नए नवनियुक्त कर्मचारी अपने अपने प्रखंड में जाके अपने अपने पंचायत में हल्का में काम भी कर रहे हैं। लगभग 2.25 महीना हो चुका है और दोबारा इसको जनता को झूठा आंकड़ा दे करके अपनी वाहवाही लुटाने के लिए, युवाओं को ठगने के लिए जो 10,000 रोजगार की बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी नया रोजगार का कोई इजाद नहीं किया है, कोई वैकेंसी नहीं निकाला है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।